अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद बशीर और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहले है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.1। ये जो 4.1 न्यूमेरिकल है ये पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और किसी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एज ए न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसको सॉल्व करते हैं जी। A man pushes a lawnmower with a 40 Newton force directed at an angle of 20 degree downward from the horizontal. Find the work done by the man as he cuts a strip of grass 20 मीटर long। कि एक आदमी है जो कि एक लॉन मोवर को पुश कर रहा है, कितनी फोर्स के साथ? तकरीबन 40 न्यूटन फोर्स के साथ। और वो जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? तकरीबन 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। लॉन मूवर क्या आता है हमारे पास? लॉन मूवर बेसिकली घास काटने वाली मशीन होती है, और जब उससे हम घास काटने की कोशिश करते हैं तो हम ज़ाहिर सी बात है फोर्स लगा रहे होते हैं और किसी न किसी एंगल पे लगा रहे होते हैं। तो कितनी फोर्स लगी जी? तकरीबन 40 न्यूटन। और कितने एंगल पे लगाई हमने ये फोर्स? तकरीबन 20 डिग्री के एंगल पे। अब जब हम इतनी फोर्स लगा लेते हैं इतने एंगल पे, तो कितना घास उसने काटा? तकरीबन 20 मीटर, मीन्स के 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो हमने फाइंड करना है जी वर्क डन। वर्क डन को फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला होता है, एफ डॉट डी। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एफ डी कॉस थीटा। फोर्स की वैल्यू कितनी थी? 40। डिस्प्लेसमेंट कितना था हमारे पास? 20। और थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 20 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो इसको, तो हमारे पास जो वर्क है इसकी वैल्यू आ जाएगी तकरीबन 7.51 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। जाउल। अगर हम 40 न्यूटन फोर्स लगाएं तकरीबन 20 डिग्री के एंगल पे, और अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाए तकरीबन 20 मीटर, तो हमारा जो वर्क है वो कितना होगा? तकरीबन 7.51 मल्टीप्लाई 10⁻²। जाउल। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.2। A raindrop of mass 3.35 multiplied by 10⁻⁻5 kg। कि हमारे पास एक रेन ड्रॉप है और इसका मैस कितना है? तकरीबन 3.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 kg। इज फॉलिंग वर्टिकली एट अ कांस्टेंट स्पीड, जबकि वो नीचे गिर रहा है और उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। दो फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं, एक तो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है और एक दूसरी कौन सी फोर्स है? तकरीबन दूसरी फोर्स है हमारे पास फ्रिक्शन की। इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर, कहता है कि जब ये रेन ड्रॉप इतनी हाइट कवर कर ले तकरीबन 100 मीटर, तो आपने दो वर्क डन फाइंड करने हैं। एक तो आपने वर्क डन फाइंड करना है ड्यू टू ग्रेविटी, और एक आपने वर्क डन फाइंड करना है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हम पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो वर्क का जो फार्मूला है ये क्या होता है हमारे पास? एफ डॉट डी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। फोर्स की फोर्स जो है हमारे पास यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास क्या है? हाइट है। तो एम जी एच इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ये हमारा जो वर्क डन है ये हम फाइंड करें ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी के केस में हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना होता है? तकरीबन 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज को। मैथ की वैल्यू कितनी थी? तकरीबन 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। और जी की वैल्यू कितनी होती? 9.8। और हाइट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? तकरीबन 100। और ग्रेविटी के केस में हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होता है तकरीबन 0 डिग्री। तो इसको पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वर्क है ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तकरीबन 0.0328 जाओ। अब नेक्स्ट हमने वर्क डन फाइंड करना है ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के केस में भी हम सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा वर्क का फार्मूला एफ डॉट डी। डॉट को खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे फोर्स कौन सी हमारे पास है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या हमारे पास? हाइट। और यहाँ पे एज इट इज कॉस थीटा आ जाएगा, एम जी एच कॉस थीटा आ जाएगा। अब फ्रिक्शन के केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होता है जी 180 डिग्री। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। तो हमारा जो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी है ये क्या हो जाता है हमारे पास? इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? पॉजिटिव। लेकिन जब हम वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन करते हैं तो हमारा जो वर्क है इसकी वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.3। 10 bricks
ईच 6.0 सेंटीमीटर थिक, कि हमारे पास 10 ब्रिक्स हैं और हर एक ब्रिक की जो थिकनेस है, मींस के उसकी जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास, तकरीबन 6 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो सेंटी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10⁻², मीन्स के 6 को 100 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो जो ब्रिक होगी उसकी हाइट आ जाएगी, जो कि कितनी होगी, तकरीबन 0.06 मीटर, एंड मैस 1.5 केजी। और हर एक ब्रिक का जो मैस है वो कितना है हमारे पास, 1.5 केजी। लाई फ्लैट ऑन अ टेबल, एक टेबल है उसके ऊपर फ्लैट पड़ी हुई है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टैक देम वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा कि हम एक ईंट को दूसरी पे, दूसरी को तीसरी पे, तीसरी को चौथी पे, इस तरह टू सो ऑन 10 ईंटों को ऊपर पहुंचाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको हमने फाइंड करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक टेबल की सरफेस है। ये जो टेबल की सरफेस है इसके साथ हमने फॉर एग्जांपल ये पहली ईंट रख दी। अब जो पहली ईंट है इसकी टेबल की सरफेस के साथ जो हाइट है वो कितनी है, वो 0 है, जिसकी वजह से पहली ईंट के लिए हमारा जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0, क्योंकि हाइट ही 0 है। लेकिन जैसे ही हम दूसरी ईंट को इस पहली ईंट के ऊपर रखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट हमें वर्क करनी पड़ेगी। और ये जो हाइट है, पहली तो हाइट 0 थी, लेकिन इसके साथ हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेकंड वर्क mgh, इसलिए थर्ड के लिए हमारे पास कितनी हाइट हो जाएगी 2, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 2 mgh। अप टू सो ऑन, इस तरह हम लिख सकते हैं 3 mgh, 4 mgh, 5 mgh, 6 mgh, 7 mgh एंड 8 mgh। तो एक ईंट को दूसरी ईंट के ऊपर रखने के लिए हमने ये डिफरेंट वर्क्स कंसीडर कर लिए। जब हम 10वीं ईंट को 9वीं ईंट के ऊपर रखेंगे तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, तकरीबन 9 mgh। अब हमने पहली ईंट से आखिरी ईंट तक जाना था, मींस के हमने टोटल वर्क फाइंड करना था। तो टोटल वर्क को फाइंड करने के लिए हम ये सारे वर्क्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक वर्क के अंदर एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, और वो कौन सी चीज़ है, वो है mgh। तो मैंने क्या किया, हर एक वैल्यू में से mgh को कॉमन कंसीडर कर लिया। अब जो हमारे पास पहली वैल्यू थी इसके साथ क्या था, 0, तो 0 ना लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दूसरी के साथ हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या थी, 1 mgh, तो इसके लिए हमने 1 लिख लिया। दूसरी के साथ थर्ड के लिए 2 लिख लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सो 9। जब हम इनको ऐड करेंगे ये सारी वैल्यूज को, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 45 mgh। अब जो मैथ था ब्रिक का वो कितना था हमारे पास, 1.5 kg। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 9.8, और हाइट कितनी थी हमारे पास, 0.06। सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 39.69 जाउल, और अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितना वर्क आ जाएगा, तकरीबन 40 जाउल। तो एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट को रखने के बाद जब हम अप टू सोन 10 ब्रिक्स रख देंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 40 जाउल वर्क करना पड़ेगा। अब ये जो न्यूमेरिकल है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, और काफ़ी दफ़ा एज ए MCQs भी आ चुका है पेपर में। तो अगर MCQs में आएगा तो आप इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम जो है वो कंज्यूम होगा। तो अगर ये एज ए MCQs आता है तो इसको एज ए MCQ सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है। हमारे पास कितनी ईंटें थी, तकरीबन 10 ईंटें थी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी हैव n इज इक्वल टू 10, मीन्स कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 10। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा हो, मीन्स के 1 के बाद 2 आ रहा हो, 2 के बाद 3, 4 अप टू सोन 5, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ रहा हो, तो हमारे पास एक फार्मूला हम बना सकते हैं वर्क को फाइंड करने के लिए, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2। अब n की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 10, और यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 10, 10 माइनस 1। तो 10 इंटू 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना होता है हमारे पास, 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होता है, 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है हमारे पास, 45, साथ का आ जाएगा हमारे पास mgh।
वही वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 40 जॉल। तो पहली ईंट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। तो जब हम इस तरह ईंटों को ऊपर से ऊपर रखते जाएंगे तो हमें जो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 40 जॉल। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.4। अ कार ऑफ mass 800 kg traveling at 54 किलोमीटर पर आवर। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक गाड़ी है और इस गाड़ी का जो मैस है वो कितना है हमारे पास, 800 किलोग्राम। ये मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो जब ये ट्रैवल करेगी तो इसके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास जो वेलोसिटी है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इस डाटा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो किलो की जगह पे क्या आ जाएगा, 1000, और आवर की जगह पे क्या आ जाएगा, 3600। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो गाड़ी की स्पीड है इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड कितनी आ जाएगी, तकरीबन 15 मीटर पर सेकंड। एक गाड़ी थी उसका मास कितना था, 800 किलोग्राम, ट्रैवल कर रही थी कितनी वेलोसिटी के साथ, 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 मीटर। तो जब ये गाड़ी तकरीबन 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको रेस्ट हालत में हम लेके आ गए। तो जब इसको रेस्ट हालत में लेके आएंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी हमारे पास, 0 मीटर पर सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी थी इनिशियल वेलोसिटी और ये इसकी क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी। तो जब हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं, तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो क्या प्रोड्यूस होती है, फोर्स। और वही जो रिटार्डिंग फोर्स है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है जिसकी वजह से हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसकी वजह से हमारी जो फोर्स है वो कौन सी होगी, रिटार्डिंग फोर्स। और उसी रिटार्डिंग फोर्स को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। रिटार्डिंग फोर्स को फाइंड करने के लिए हम एक प्रिंसिपल यूज करेंगे और वो प्रिंसिपल क्या कहलाता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। क्योंकि जब हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ एम वी एफ का स्क्वायर मीन्स के फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फोर्स। तो ये जो डिस्टेंस है ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब यहाँ पर हाफ एम, ये क्या आ रहा है, कॉमन। तो हमने यहाँ पर एम ओवर टू क्या निकाल लिया, कॉमन। और जो एस था डिस्टेंस वो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। वैल्यूज पुट करते हैं। मैथ्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 800। टू एज इट इज आ जाएगा, डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 16। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, 0। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, 15। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। जब सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1500 न्यूटन। जैसे कि हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। और उसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उस फोर्स को हम कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स। जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास कौन सा साइन आ गया, माइनस का साइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है ये कौन सी है, ये एक रिटार्डिंग फोर्स है। अब इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और भी मेथड है। क्योंकि हमारे पास बॉडी का मास भी था और वेलोसिटी भी थी और डिस्टेंस भी था, जिसकी वजह से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन मोशन क्या थी हमारे पास, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2s को इधर डिवाइड कर देंगे। वैल्यूज पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, 0। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, 15। टू एज इट इज डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 60। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया, -1.875 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैस इंटू एक्सेलरेशन। मैस की वैल्यू कितनी हमारे पास, 800। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कितनी निकाली, -1.875। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया, तकरीबन -1500 न्यूटन, जो कि हमारे पास क्या थी, रिटार्डिंग फोर्स थी। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का हमारे पास एक और क्वेश्चन है। व्हाट हैज हैपेंड टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। जो उस गाड़ी के पास ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी उसके साथ क्या हुआ। सो द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हैज बीन कन्वर्टेड। वो जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, सबसे पहले तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। उसके बाद किस में कन्वर्ट होगी, साउंड एनर्जी में। एंड द वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शनल फोर्स, जितनी फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे लग रही होंगी उनको कम करने के लिए वो जो काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.5। A 1000 kg automobile at the top of an incline 10 meter high
and 100 meter long is released and rolls down the hill. What is its speed at the bottom of the incline if the average retarding force due to friction is 480 न्यूटन? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऑटोमोबाइल है और इसका जो मैस है कितना है हमारे पास तकरीबन 1000 kg। अब जहाँ पर ये मौजूद है ये एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मौजूद है और ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसकी हाइट कितनी है तकरीबन 10 मीटर और इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास है तकरीबन 100 मीटर। तो ये गाड़ी अभी तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, लेकिन जैसे ही हम इसको यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो जैसे ही ये गाड़ी इस पॉइंट पर मीन्स के फाइनल पॉइंट पर पहुँचे तो फाइनल पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। एक तो हमने ये फाइंड करनी है जबकि ये जो हमारे पास सरफेस है ये इस गाड़ी को बार बार रोकने की कोशिश करेगी। तो जब बार बार रोकने की कोशिश करेगी मीन्स के फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी और वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है तकरीबन 480 न्यूटन। हमने फाइंड करनी है जी फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये हमारे पास होता है आइडियल केस, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है जिसकी वजह से हमारा ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स के एम जी एच इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन को कम करने के लिए भी हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। मैथ की कितनी वैल्यू थी 1000, जी की वैल्यू कितनी होती 9.8, हाइट कितनी थी हमारे पास 10, हाफ एज इट इज आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, वेलोसिटी को हमने फाइंड करना है और फोर्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 480, जबकि डिस्टेंस कितना था हमारे पास 100। सबको सॉल्व करने के बाद हमने वेलोसिटी को निकाल लिया, वेलोसिटी का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 100। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट हमारे पास आंसर आ जाएगा तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड। तो जब हम इस गाड़ी को यहाँ से रिलीज करेंगे जैसे ही गाड़ी यहाँ पर पहुँचेगी तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड। इसके बाद है ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.7 एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अ फोर्स थ्रस्ट ऑफ 400 न्यूटन के हमारे पास फोर्स की वैल्यू है जी 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड, हमें चाहिए टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन। क्या हम चाहते हैं कि एक रोड है उसकी जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाए ख़त्म हो जाए एंड एयर रेजिस्टेंस के साथ साथ जो हवा की रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाए ख़त्म हो जाए इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर, ताकि हमारी जो गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी हो जाए तकरीबन 80 किलोमीटर पर आवर। अब जो वेलोसिटी इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका यूनिट क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड, लेकिन आंसर कितना आ जाएगा 22.2 मीटर पर सेकंड। सो व्हाट पावर मस्ट द इंजन वेल, तो वो जो गाड़ी है उसके पास कितनी पावर होनी चाहिए। तो पावर को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। अब जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जिसकी वजह से एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। फोर्स की वैल्यू कितनी थी 400, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी 22.2 और cos 0 क्या होता है हमारे पास 1। सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितनी पावर आ गई तकरीबन 8.9 किलो वाट।